बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है जी व्हेन इट कम्स टू लाइक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है इजराइल, अमेरिका और ईरान का, इसको हल करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। कल पाकिस्तान के अंदर नेगोशिएशन शुरू हो रहे हैं और कि जनाब किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द ये जो इशू है, ये जो सिचुएशन बनी हुई है मिडिल ईस्ट में जो फैलती जा रही है, इसको किसी न किसी तरीके से हल कर लिया जाए। टर्की का डेलीगेशन भी इसमें शामिल होगा और इजिप्ट का डेलीगेशन भी इसमें शामिल होगा। और जनाब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आई वुड से डे होगा फॉर द मिडिल ईस्ट और फॉर द इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे नेगोशिएशंस करा रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये जनाब जो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि फैलता जा रहा है और इसको जनाब किसी न किसी तरीके से पहले तो कर्टेल किया जाए और कर्टेल करने के बाद इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। सो पहले स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं जनाब, और पहला स्टेप हमने लिया है, पाकिस्तान ने लिया है, और इसमें इजिप्ट और टर्की का डेलीगेशन शामिल होगा और कल ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहे हैं। नाउ विन विन सिचुएशन चाहिए, सबको चाहिए, इजराइल को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, ईरान को भी चाहिए। ये विन विन सिचुएशन जो है ये कैसे मिल सकती है? कुछ अर्सा पहले अमेरिका के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चल रहे थे, चाहे वो थिंक टैंक्स हो या रैंड कॉरपोरेशन हो या किसी भी जगह पे आप देख लें, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चल रहे थे और वो ये बात हो रही थी वहाँ पे कि जो कॉस्ट है वॉर की, उसको मिनिमाइज किया जाए। यानी कि जो असला है, अमेरिका के पास बहुत अच्छा असला है, इजराइल के पास बहुत अच्छा असला है, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है। मैं सादे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, उनकी कीमतें, उनके प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा है। और जनाब उनके पास हाई टेक इक्विपमेंट है, इजराइल के पास भी और अमेरिका के पास भी, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ये वहाँ पे एक जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस थे और सजेशंस किसी हद तक थिंक टैंक्स की तरफ से गए भी, अमेरिका को भी गए और इजराइल के लोगों को भी गए जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे डिफेंस के अंदर। उन तक ये बातें पहुंचाई गई कि जनाब आपका यानी कि इजराइल का और अमेरिका का इक्विपमेंट जो है दैट इज़ टू गुड, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट एट द वेरी सेम टाइम इट्स टू एक्सपेंसिव। सो उसको कट डाउन करने की ज़रूरत है, एक्सपेंसेस जो है कट डाउन करने की ज़रूरत है, असले की जो कीमतें हैं उसको कट डाउन करने की ज़रूरत है। और क्योंकि कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि एज्यूम किया जा रहा था उस वक्त उन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर, कि असले की जो कीमत है दैट इज़ टू हाई। इसीलिए अगर हम देखें तो आज ये सिचुएशन है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आस्किंग फॉर मोर मनी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मज़ीद पैसों की ग्रांट मांग रहा है कि उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इनिशियली जो सोचा गया था वो ये था कि जनाब हफ्ते या 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेच करता जा रहा है और फैलता जा रहा है। उसकी जनाब टाइम जो है वो उसका किसी को इल्म नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, किसी को इल्म नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कब ख़त्म होगा। देखा जाए तो दिन ब दिन जो डिमांड्स हैं वो ईरान की बढ़ती जा रही है और ईरान की डिमांड्स ये बढ़ती जा रही है जनाब कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है उसको जनाब वहाँ से ट्रेड सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगी और उन कंट्रीज़ की होंगी या वहाँ से वो शिप्स गुजरेंगे, वो वेसल्स गुजरेंगे जो उसको लेवी देंगे, यानी कि उसको पैसे देंगे। और इसको ईरान समझता ये है कि जनाब ये उसकी कंपनसेशन है। उसकी कंपनसेशन इसलिए है कि ईरान समझता है कि जनाब उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी रही पिछले कई दहाइयों से, ठीक है, उसको कंपनसेट किया जाए इस तरीके से, और वो समझता है कि ये उसका अपना इलाका है। यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में एक पूरी बहस है कि यूनाइटेड नेशन में क्या इसके बारे में कहा गया, ईरान ने क्या स्टैंड लिया इसके बारे में, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट थी, वो एक लंबी डिबेट है, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल आई विल फोकस टू द नेगोशिएशंस जो कि कल होने जा रही हैं, एंड एवरीवन इज़ कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जनाब ये नेगोशिएशंस जिसकी आइस ब्रेक की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इसके लिए, वो कामयाब हो जाए। एट द वेरी सेम टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे जनाब हूतीस जो है और जनाब हमास जो है एक मरतबा फिर एक्टिव हो गया है, क्योंकि ईरान इज़ वेरी गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, और दुनिया में किसी भी जगह देखा जाए तो प्रॉक्सी वॉर के अंदर ईरान की शोहरत जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ईरान प्रॉक्सी वॉर्स को बड़े अच्छे तरीके से लेके आगे चलता रहा है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड अगर ईरान के अंदर होते हैं, अमेरिका वहाँ पे अपनी फोर्सेस को जनाब वहाँ पे लॉन्च करता है, तो एक सिचुएशन बन सकती है अमेरिका के लिए। लेकिन कैसे हैंडल की जाएगी इन सारी सिचुएशंस को, कौन बैकआउट करेगा, कौन बैकआउट नहीं करेगा, किसको सूट करती है ये वॉर। इसके साथ साथ मैं जो बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो ये है जनाब कि अगर देखा जाए तो ईरान जो है जीसीसी कंट्रीज़ को हिट कर रहा है। 83%
मिसाइल जो ड्रोन जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में ईरान फेंक रहा है, और वहाँ पे ज़्यादातर मिसाइल जो ड्रोन जो हैं वो हिट कर रहे हैं वहाँ पे सिविलियन इलाकों को, जबकि सिर्फ और सिर्फ 17% मिसाइल जो ड्रोन जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल की तरफ। तो ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, या ये कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है वॉर का कि इकोनॉमिकली डैमेज किया जाए गल्फ कंट्रीज़ को, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ खामोश रहेंगी या गल्फ कंट्रीज़ रिएक्ट करेंगी, इसको भी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। इसमें हम बात करना चाहेंगे जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब और एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। क्योंकि जंग जो है वो पानियों में लड़ी जा रही है इस वक्त, और पानी में सब चीज़ें चल रही हैं, और सारा जहाँ पे जो स्टेटस को मुझे जो नज़र आ रहा है, स्टेटस को रहेगा या नहीं रहेगा आई डोंट नो, लेकिन उसको मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि स्टेटस को रहेगा या इसकी सिचुएशन जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी। मेरे ख्याल में जनरल साहब और एम्बेसडर साहब की इजाज़त हो तो मैं रेयर एडमिरल साहब की तरफ पहले चला जाता हूँ, क्योंकि एक कोर्ट है जो कि आज से कोई तकरीबन 6 माह पहले ये कोर्ट की थी बात, और उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही थी बात की, और डॉक्टर हुमा बकाई ने ये कोर्ट किया था कि जनाब आइंदा आने वाली जंगें जो होंगी वो इंटरनेशनल वाटर्स पे होंगी। सो उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आई बात की, और उन्होंने कहा, जोर दे के कहा जी नहीं जी एनजी होएगा। मैं कहा चलो देखने हैं, लेकिन आज ये वाकई हो गया कि जनाब के वाकई जो जंगें हैं वो पानी पर ही लड़ी जा रही है। रेयर एडमिरल साहब मुझे बताएं कि होमस का जो सिचुएशन है वहाँ पे क्या इसी तरह काम चलता रहेगा, या वहाँ पे जैसे ईरान कह रहा है कि जनाब जो भी शिप्स जाएंगे वो मुझे पे ऑफ करेंगे तो फिर वहाँ से गुजरेंगे, इन सो मेनी वर्ड्स इसी किस्म की अरेंजमेंट है कोई। सो इसी तरह सिचुएशन रहेगी या इसमें चेंजेस आएंगी? लेकिन सेंटकॉम को ज़रा जहन में रखिएगा, सेंटकॉम का चीफ कह रहा है कि जनाब मजीद फोर्सेज भेजें आप पानी में अमेरिका को, और जनाब वहाँ पे रोबियो कह रहा है कि जनाब वहाँ से आप किसी ना किसी तरीके से इस वॉर में से निकलने की कोशिश करें, कोई विन विन सिचुएशन बना लें, लेकिन निकले वहाँ से। बहुत शुक्रिया राना साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं इस बात को जोड़ूंगा जो आपने डॉक्टर हुमा बकाई का कोर्ट है ना 6 महीने पुराना, जी जी, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा। तो अगर मैं आपको नवंबर 2025 में ले जाऊं जब यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज़ हुई थी, और उसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट बयान किए गए, तो एक कोर इंटरेस्ट बड़े मज़े का है और वो इस इलाके से के मुतालिक है स्पेसिफिकली। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी हम किसी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स और यहाँ की वाटरवेज पे कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। ओके, ठीक है जी, तो ये बड़ा क्लियर उनकी इंटेंशन है। और ये जो हम कहते हैं ना कि यूएस ऐसे ही आ गया है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो उनका था जो उन्होंने नवंबर 2025 में बता दिया, ठीक है, उसमें वो आगे। अब वो आके तैयारी के साथ नहीं आए हैं या गलतफहमी में आए हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वाटरवेज, इंटरनेशनल वाटरवेज को हमने कंट्रोल करना है, किसी के हाथ में नहीं जाने देना। किसके हाथ में जा सकती थी एडवर्सेरियल पावर, तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप रीजनली देखें तो ईरान नजर आता था कि जो एडवर्सेरियल पावर था यूएस का, और ग्लोबली देखें तो चाइना, और दोनों को ही यहाँ से फायदा होता है। तो अगर यूएस इसको कंट्रोल करता है, एक तीर चलाता है, तो वो 2 शिकार करना चाहता था। ये अलग बात है कि वो तीर निशाने पे नहीं लग रहा। आप देखिए कि वेनेजुएला के बाद अगर यूएस यहाँ आके कार्रवाई करता है तो ये बड़ी लॉजिकल लगती है फॉर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ चाइना। तो मेरा ख्याल है कि यूएस आया तो इसी जोन में है कि जी मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना है, इस इलाके को कंट्रोल करना है, और मैंने चाइना को गलबा नहीं पाने देना, और ईरान क्योंकि एक हर्डल है तो उसको मैंने रिमूव करना है। और उसमें इजराइल का भी ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, खित्ते का भी ओवरऑल एक इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ईरान की जोग्राफ़ी उसको ये फेवर करती है कि वो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इन तीनों को डोमिनेट करे। ईरान का हमेशा से ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नॉर्दर्न पोर्शन है वो मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरता है, तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन है और मेरे लॉ वहाँ पे लगने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज जिसको कहते हैं, वो ये कहता है कि जितने भी इंटरनेशनल वाटरवेज हैं वो किसी मुल्क के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, वो ओपन टू एवरीबडी होने चाहिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए वहाँ। अच्छा, ईरान यूएन क्लॉज का सिग्नेटरी है लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया हुआ उसको। अच्छा, ओके। तो ईरान की और यूएन क्लॉज की ये एक टसल चलती रही है कि जी ये मेरा टेरिटोरियल वाटर है और मेरी ज्यूरिसडिक्शन है। ये जो जंग है इसने बेसिकली उसको लेजिटिमाइज कर दिया है ईरान को कि वो अब इस पे कंट्रोल हासिल करके, और अब वो ये कह रहा है कि मैं फ्यूचर में इसका कंट्रोल अपने पास रखूंगा और लेवी लगाऊंगा जो भी यहाँ से गुजरेगा, सो दैट विल एक्चुअली अर्न देम सो मच ऑफ रेवेन्यू, जिससे जो सैंक्शंस का इफेक्ट है वो ऑफसेट हो जाता है। सो दिस इज देयर स्ट्रेटजी बेसिकली।
अमेरिका फिजिकली इसको खुलवा नहीं सकता, दे आर टेक्निकल रीजंस फॉर दैट, आप अगर प्रोग्राम में आगे कहेंगे तो मैं बता दूंगा। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि टू पुट प्रेशर ऑन ईरान टू एन एक्सटेंट जहां ईरान खुद ही कह दे कि जी मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहा हूँ। अच्छा, दैट इज द ओनली वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल सकता व्हाट आर है। द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी देखें, ईरान ये कहे कि ईरान में खोल रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि not happening? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, क्योंकि ईरान की जो पोजीशन है वहाँ पे वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जन साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि कह रहे हैं रेयर एडमिरल साहब कि जनाब ईरान इससे बैक ऑफ नहीं करेगा, और एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है ईरान का वो शॉपिंग मॉल्स में फिर रहा है। सो इसको आप कैसे लेंगे कि ये जनाब ये जो पॉज आया है 10 दिन का, अब तो खैर मेरे ख्याल उससे भी कम रह गया टाइम, लेकिन इस पॉज में आर दे बाइंग टाइम, अमेरिका एंड इसराइल वन? अगर बाय नहीं कर रहे टाइम तो फिर ये ज़रा समझा दीजिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बनेगा क्या? फिर ये इसी तरह होगा जैसे ईरान कह रहा है, या समथिंग एल्स इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द डेज टू कम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब देखिए, एक नंबर वन चीज तो ये है कि प्रेडिक्ट करना इस वॉर की आउटकम्स का या जो इवेंट्स का या जो अनफोल्डिंग ऑफ ऑप्शंस है वो तो उस वक्त बहुत आसान हो जाती है जब एक मिलिट्री एप्लीकेशन कन्वेंशनल वे में यूज हो रही हो और स्टेट्स वॉर लड़ रही हो। ठीक, दिस इज अ वॉर बिटवीन इंडिविजुअल्स की वॉर है जी, वॉर ऑफ चॉइस। ट्रंप और नेतन्याहू की ये वॉर है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई। एक साइड पे चले हम स्टेट, और वो भी स्टेट जो है वो अपने साथ एक स्पेक्ट्रम ऑफ इरेशनैलिटी दोनों साइड पे मौजूद है इंडिविजुअल्स के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रेडिक्ट। इसकी वजह यह है कि आपने पास में देखा होगा जिस दिन कतर के ऊपर ईरान ने 12 डेज वॉर में एक अटैक किया था, आपको याद है, मिसाइल फायर किए गए थे कुवैत के ऊपर, एंड नोबडी कुड थिंक कि ये कुछ घंटों के बाद सीज फायर होने वाला है यहाँ पर, उनकी बातचीत भी हो रही है बैकयार्ड में, अभी बातचीत भी हो रही है। तो अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं क्योंकि इरेशनैलिटी का फैक्टर्स है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, और इस वॉर भी अनकन्वेंशनल एंड एसिमेट्रिक मोड में ईरान जो अपना रिस्पांस कर रहा है। मिलिट्री रिस्पांस को वो चोक करते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं, और अब तो बाबल मंजिल का जहां तक सीज फायर या आप कह रहे हैं कि पॉज आया 10 डेज का, मैं इसको पॉज नहीं समझ रहा। ऑलरेडी इजराइल हैज अटैक इनकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है, मेरे ख्याल में सिविल यूज की फैसिलिटीज है, दिस वाज अ सीरियस अटैक, और अटैक्स जारी है। उधर से ईरान की तरफ से आप देख रहे हैं कि हुतीज जो है वो एक्टिवेट हो गया जी, तो वो भी सिग्नलिंग पोस्टरिंग कर रहा है कि अब बाबल मंदल की तरफ भी हम हमारी तवज्जो हो गई है, या जो ऊपर के वहां से जो हुतीज के साथ मिलके वो इजराइल के ऊपर अटैक है। देखिए, ईरान विल हैव टू क्रिएट कास्ट फॉर इजराइल डायरेक्टली जी, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे वो कर रहे हैं, प्रेशर्स उन्होंने डाले हुए, लेकिन खुदा ना खास्ता जब डेंजरस सिनेरियो इज कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस पे जंप इन कर जाती है, सो दे विल बी फुलफिलिंग and Iran will be compelling them to fulfill the designs of Israel. Post war ईरान के अंदर भी बहुत सारी चीजें रिफॉर्म होने वाली है। People are not satisfied 100%। बेशक आप I give full credit to their response। इस वक्त तो 93 मिलियन जुड़ के अग्रेशन को लड़ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल चीजें हैं उनको काफी चीजों को एड्रेस होना है, क्योंकि पीपल वर ऑन द स्ट्रीट। ये वही लोग स्ट्रीट पे थे जिनको देख के ये एनालिसिस किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। रादर इजराइल ने पुश किया अमेरिका को कि आप पुश किया ट्रंप को, नॉट अमेरिका, ट्रंप को पुश किया। लेकिन अब बहुत से प्राइम मिनिस्टर इजराइल के जाते रहे, बहुत से प्रेसिडेंट्स को कहते रहे, व्हाई नेतन्याहू एंड ट्रंप की कॉम्बिनेशन ने ये अटैक किया आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर 40-45 इयर्स के बाद ये अटैक आगे चला गया। तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू हैज पुश्ड हिम, या ऐसी चीजें दी। देखिए ना, MI6 ब्रिटेन को बाहर रख रही है वॉर का, इसका मतलब वो समझते हैं कि देयर इज नो थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर। इवन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हैं वो बाहर है। अभी आप CIA चीफ को बड़ा कम देखते होंगे कि स्ट्रेटजी में आपको कहीं नजर आ रहे हो, या उनके इंटेलिजेंस के लोग आपको नजर आ रहे हो स्ट्रेटेजाइज करते हुए, जो पहले बड़ा प्रोमिनेंट इनकी एप्लीकेशन में नजर आता है। अभी आपको एस्टेक नजर आएंगे, डिप्लोमेट्स भी, विटकॉफ और जो नॉट रियल डिप्लोमेट्स है बट वो आपको नजर आएंगे। मार्कियो रूबियो एक मेरे ख्याल में थोड़े से फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट भी देख लें तो न्यू कॉन्स जो है वो इस वक्त पॉलिसी चला रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस भी इस वॉर के हक में नहीं है। तो ये वॉर फिर किधर से आई है? तो यहां से मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इट इज नेतन्याहू एंड इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद जो है उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, मे बी डिस इंफॉर्मेशन दी है, मिस इंफॉर्मेशन दी है, झूठ पे बेस करके दी है कि अटैक इज इमिनेंट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आपने ये एक्शन करना है। तो जब इस तरह के नॉन स्टेट या नॉन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्ड होती हैं फॉर इनपुट्स, उनके बाहर से जब चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है और चीजों के साथ। दैट्स व्हाई इट मेक्स इट अ वेरी वेरी डेंजरस and fragile situation in this war.
अच्छा चलें, एक छोटी सी ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वापस आ जी। हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। एम्बेसडर साहब, अगर मैं नेगोशिएशंस की बात करूं तो द एडल्ट इन द रूम वाज चाइना। आज से कुछ दिन पहले तक द एडल्ट इन द रूम वाज चाइना, और अब द मैन इज पाकिस्तान। ठीक है जी, द मैन इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू कंडक्ट द नेगोशिएशंस। ठीक है, और नेगोशिएशंस में टर्की भी शामिल है, उसमें जनाब, उसमें इजिप्ट भी शामिल है, उसमें जनाब पाकिस्तान यहाँ पे होस्ट कर रहा है उसको, यानी कि ये शुरू हो जाएंगे अगले कुछ घंटों में ये नेगोशिएशंस। सो आप जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि नेगोशिएशन से शायद मैं अगर गलत कह रहा हूँ जनरल साहब तो मैंने करेक्ट कर देना, जनरल साहब कह रहे हैं कि शायद नेगोशिएशन में से कुछ ना निकल सके। लेकिन जब स्टेट ऑफ होमस की मैं बात करता हूँ, जो कह रहा है जैसे ईरान एडमेंट है कि जनाब वो उसकी टेरिटरी है, और जैसे रेयर एडमिरल साहब भी कह रहे हैं जनाब कि उसने जनाब यूनाइटेड नेशन के सिग्नेटरी था, लेकिन देन अगेन उसको उसने रेटिफाई नहीं किया। सो वो इसमें सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाएं तो क्या जो लेवी वाला सिस्टम है कि ईरान कह रहा है जनाब स्टेट ऑफ होमस से जो भी पास करेगा वो उसको लेवी देगा या पैसे देगा, इन अदर वर्ड सादे लफ्ज़ों में, तो फिर वो जाके अपनी ट्रेड कर सकेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा या ये वॉर जो है ज़्यादा स्ट्रेच करेगी? और एक चीज़ ज़रा और जहन में रखिएगा एम्बेसडर साहब, मैं जो मज़ीद पूछना चाहता हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब ये सारे नेगोशिएशंस में जो हो रहे हैं, ठीक है, उस नेगोशिएशंस में क्या इजराइल की भी नॉड है या नहीं है? जी एम्बेसडर साहब। देखिए जी राना साहब, देखिए बात यह है कि नेगोशिएशंस का जो प्रोसेस है या इसके जरिए नेगोशिएशंस के जरिए जो वॉर को खत्म करने का या किसी परमानेंट किस्म के सीज फायर पर आने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उसकी वजह यह है कि वॉर अभी तक एक्सपेंड कर रही है। यूएस और इजराइल की तरफ से वॉर ऑफ एग्रेशन थी ये ईरान के खिलाफ, जो कि जनरल साहब ने भी बताया, एडमिरल साहब ने बताया, जिस तरह के उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के मुताबिक यूएस के मोटिव्स थे और इजराइल के मोटिव्स सेपरेट हैं, जो कि ईरान को डैमेज करने या ग्रेटर इजराइल की तरफ जाते हैं। लेकिन वॉर इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट हो चुकी है और एक्सपैंड कर रही है। इसमें ईरान की तरफ से अब वॉर ऑफ सर्वाइवल या वॉर ऑफ रिटेलिएशन है, चाहे वो हुर्मुज हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक्स उनकी तरफ से जारी हैं, जारी रहेंगे, क्योंकि वहां पे यूएस की बेसिस मौजूद हैं और वो उनके लिए सेल्फ डिफेंस में लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। और इसके अलावा अभी जो आज एक नई डेवलपमेंट, खतरनाक डेवलपमेंट हुई है कि हुतीज ने अनाउंस किया है फॉर्मली वॉर को ज्वाइन करने का। तो इसका मतलब है कि अब वो एक थिएटर वॉर का ईरान चाह रहा है कि एक्सपैंड हो, और शायद जब अगर हुतीज की तरफ से अटैक शुरू, कुछ अटैक्स हुए भी हैं उनकी तरफ से इजराइल के ऊपर जो इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन बाबुल मंदब को रेड सी की एक्सेस को ब्लॉक करने की भी पॉसिबिलिटी है हुतीज की तरफ से। तो अगर इस तरह होता है तो एक नया टर्मोइल जन्म लेगा इस वॉर की वजह से, और जो ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर रही हैं वो मजीद बढ़ेंगी और शॉर्टेजेस बढ़ेंगी। और इसकी वजह से अब चूंकि यूएस और इजराइल की कोशिश है कि इजराइल की तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूएस के अंदर वॉर बहुत अनपॉपुलर हो गई है। तो यूएस की कोशिश है, प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह वॉर खात्मे की तरफ आए। अगर उनको फेस सेविंग नहीं मिलती तो फिर कोई खतरनाक किस्म के एक्शंस भी लिए जा सकते हैं यूएस की तरफ से, जिसमें खार्ग आइलैंड या किसी किस्म की जमीनी किस्म की मैयर लेना, या हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा कि बहुत आगे तक फिर इस किस्म के लिए ये डिसीजन चले जाते हैं जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा टर्मोइल का सबब बनते हैं। एक मिनट एम्बेसडर साहब, एक मिनट रुकिएगा। ये आप कुछ मतलब कि इशारों किनारों में कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक की तो बात नहीं कर रहे आप? मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब कॉर्नर हो जाते हैं या जब कोई हल नहीं निकल रहा होता किसी चीज का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा था, तो वो वॉर हालांकि कंक्लूसिव फेज की तरफ थी, लेकिन फिर एक एब्रप्ट किस्म का हमने वो 2 स्ट्राइक्स देखी जो नागासाकी और हिरोशिमा पे थी। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता उस तरफ चीजों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये निशानदेही करना चाह रहा हूं कि फिर चीजें कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए इस स्टेज पे जो डायलॉग हो रहा है, जो एफर्ट्स हो रही है, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा कुलीदी किरदार अदा कर रहा है, उनको मेरा ख्याल है उनको पर सीरियसली फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत जरूरी होगा कि पाकिस्तान भी अकेले कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में है ना, पाकिस्तान को अकेले सिंगल हैंडेडली कोई किरदार अपने जिम्मे लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ओमान ये किरदार अदा कर रहा था तो उसी दौरान में यूएस की तरफ से एग्रेशन हुई। तो इस सूरत में मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसलिए माजरत चाहता हूँ आपसे। मैं जरा पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें 45 में जब न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हुई थी, दैट वाज 1945, दिस इज 2026, सो देयर इज अ डिफरेंस।
इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 45 में न्यूक्लियर स्ट्राइक जब हुई थी उस वक्त कितने ममालिक ऐसे थे जो न्यूक्लियर थे, ठीक है। अभी जो स्ट्राइक्स की अगर होती है सपोजिटली, जो कि आप कह रहे हैं सपोजिटली, सो वो अगर इस स्टेज पे ऐसी कोई स्टेप लिया जाता है कि जहाँ पे हेजमनी जो है वो उसको चैलेंज किया जा रहा हो, एक सोल सुपर पावर की हेजमनी को, या फॉर दैट मैटर इसराइल की हेजमनी को, कि दुनिया में वो जनाब असर्ट करते हैं, तो फिर अगर कोई ऐसा स्टेप लिया भी जाता है तो डोंट यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस, इन्वायरमेंटल डिफरेंस। उस वक्त कितने लोग ममालिक ऐसे थे जो न्यूक्लियर थे, आज कितने ममालिक हैं जो न्यूक्लियर हैं, तो वो लिया जा सकेगा या नहीं? मतलब कि अगर आप किसी नहीं, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल, आपने वैलिड पॉइंट की तरफ इशारा किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत डिफरेंस है 1945 की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में, और इसलिए इस किस्म की मेरा ख्याल है कि गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी मैयर की। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि ये जो डिप्लोमेसी का प्रोसेस जो चल रहा है और नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है, ये इसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। जिस तरह अभी जनरल साहब ने बात की थी कि जब तक कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करके कोई इस किस्म का मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ना आए, क्योंकि आप देखें जो अनक्लॉज की बात हो रही है, या इंटरनेशनल वाटर्स की बात हो रही है, या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, हर चंद हफ्ते बाद या हर चंद महीने बाद हम देखते हैं ईरान के ऊपर एक अटैक हो जाता है। तो अब उसके खात्मे का तरीका तो यही होगा कि किसी तरह से ये एक मल्टीलैटरल प्रोसेस में आए। चाइना का रोल बहुत क्रूशल है। अगर हम किसी किस्म की इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में कोई बड़ी ट्रेजिडी को, बड़े या इस जंग के लंबे होने को रोकना चाहते हैं, तो चाइना और यूएस का भी एक मेरा ख्याल है का इन्वॉल्व होना इस प्रोसेस में जरूरी होगा, ताकि एक इंटरनेशनल गारंटीज लेकर आए कि ईरान की सॉवरेनिटी को आइंदा वायलेट नहीं किया जाएगा। ईरान के अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो उनके अवाम का की वजह से है, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी नॉर्मल ट्रेड और कॉमर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो लॉ ऑफ अनक्लॉज है उसकी भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस तरह से होगी जिस तरह से दुनिया में होती है। लेकिन उसके लिए ईरान का ऑन बोर्ड होना जरूरी है, और ईरान और गल्फ के अंदर और मिडिल ईस्ट के इशू को भी रेजोल्यूशन की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी बड़े उससे डिजास्टर से बचना चाहते हैं, हम इस वॉर की तवालत से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा कि हम इस पीस प्रोसेस को, पाकिस्तान बड़ी समझदारी के साथ इस वक्त लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको एक मल्टीलैटरल डोमेन में लेके जाना जरूरी है, क्योंकि ये उस तरह की डील बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान बिठा के ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की कोई डील करवा दे। हमने देखा है कि माजी में वो डील्स क्रेडिबल नहीं, और जो नेगोशिएटर थे या फैसिलिटेटर थे या मीडिएटर थे, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को ही काफी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि प्रोसेस को हमें, पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह लेके जा रहा है और जा रही है हमारी लीडरशिप, लेकिन हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये एक लॉन्ग वॉर है ऑलरेडी ईरान में और गल्फ में और मिडिल ईस्ट में, और इस लॉन्ग वॉर को किस तरह हम कंटेन कर सकते हैं, उसकी तरफ हमें सीरियसली डिप्लोमेसी। वेरी वेरी क्विक क्वेश्चन में फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं, रेड साहब। जनरल साहब, ये जो वॉर है, ये जितनी स्ट्रेच होती है, जितनी तवालत पकड़ती है, जितना ज़्यादा देर तक चलती है, उसमें फ़ायदा किसका है? उसमें फ़ायदा क्या इजराइल का है? उसमें फ़ायदा क्या ईरान का है? अमेरिका को छोड़ दें, अमेरिका को तो शूट इस वक्त नहीं कर रही, लेकिन इजराइल को भी ज़रा जहन में रखिएगा, उनके भी इलेक्शन जून में होने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिड टर्म जो अमेरिका के इलेक्शन हैं वहाँ पे तो चले ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके, लेकिन ईरान को सूट करती है लॉन्ग टर्म वॉर या इजराइल को? देखिए, इस वक्त जो शूट कर रही है वॉर, वो सिवाय रशिया के किसी को भी नहीं कर रही। अच्छा, शुरू से इन्होंने करा दी है। आपने जिन तीनों का तो नाम लिया वॉरिंग फैक्शंस का, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा वो उठा रहे हैं। अच्छा, वो आगे उठाते भी रहेंगे। उनके, मैंने आज फॉरेन मिनिस्टर को भी सुबह सुन रहा था, द वे ही वाज एक्सप्रेसिंग, ही वाज सेटिस्फाइड। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती कि सेटिस्फाइड फॉरेन मिनिस्टर है इस वक्त। बट एनीवे, देखिए, इजराइल के अपने मकासद है व्हिच आर बियॉन्ड दिस वॉर। अगर गल्फ कंट्रीज ये समझ लें कि ये वॉर यहीं पे ईरान के खात्मे के बाद खत्म हो जाएगी, तो उनका बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। इफ ग्रेटर इजराइल इज ऑन, दिस वॉर इज एक्सटेंडिंग। ये वॉर गल्फ अपने खिलाफ भी समझ सकता है और अपने सपोर्ट में भी समझ सकता है। आज गल्फ जो कंट्री ईरान के खिलाफ वॉर में शामिल हो जाएगी, गो के ईरान ने उनकी सॉवरेनिटी, उनकी बहुत सारी चीजें ब्रीच की हैं उनके, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी शायद, अगर हमारे पार्टनर बेशक जो भी होता, बट एनीवे द मोमेंट दैट कंट्री विल गेट इनटू दैट वॉर, उसको इजराइल का पार्टनर कंसीडर किया जाएगा द इस्लामिक वर्ल्ड और नेबरहुड, टू बी वेरी, कि जी इस्राइल के साथ मिलके हमारे खिलाफ ये जंग कर रही है। और सऊदी अरेबिया में तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन इराक, लिबिया, लेबनान,
यहाँ पे डिवीजन्स हैं, लाइंस के ऊपर डिवीजन्स हैं। हुतीज क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखे ना, नॉर्थ पूरा कंट्रोल किया हुआ है यमन के अंदर, सना में भी ऑलमोस्ट उन्हीं का कंट्रोल है। सो दे आर काइंड ऑफ ड्राइंग ऑर्डर्स कह ले, या उनकी जो एफिलिएशन है वो ईरान के साथ खड़ी हुई, यमन के साथ तो नहीं खड़ी हुई। इराक में भी वी हैव लिटिल सिचुएशन, लेबनान में भी सिचुएशन है, तो तमाम कंट्रीज में एक सिचुएशन। तो एक और सेक्रेटेरिएट डिवाइड की तरफ भी ये चीजें बढ़ेगी, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फिनोमेना। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान अंडर स्ट्रेस आएंगी, क्योंकि अभी पैन इस्लामिक जितना हमने पाकिस्तान का इस वक्त सामने चीज आई है, एक नया क्या रियल पाकिस्तान सामने है कि ना ये शिया है ना ये सुन्नी है, दिस इज इस्लामिक उम्मा के साथ, और जो फीलिंग्स लोगों ने शो की हैं ईरान के साथ, इसलिए कि इनजस्ट वॉर है। हमें हालांकि कुछ शिकायतें हमें भी पास में रही हैं ईरान से, द वे दे ट्रीटेड अस अगेन vis-a-vis इंडिया। लेकिन उसमें जनरल साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन उसमें देखें ना, अगर हम देखें तो हमारा एक डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, फिर पाकिस्तान बार बार ये, और ये जो अभी तक सऊदीया से ये रिस्ट्रेंट आ रहा है गल्फ कंट्रीज से ज्यादातर, बट सऊदीया खास तौर पे, दैट इज क्लियरली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, लेट देयर बी नो डाउट। पाकिस्तान ने उनको, और ईरान को भी पाकिस्तान की सेंसिटिविटी समझने की जरूरत है। कहने का मकसद ये है कि ईरान विल आल्सो, देखिए हु कैन प्रेडिक्ट, अच्छा अरे ईरान ने परफॉर्म किया होगा, लोग बात कर रहे हैं किसकी एसेंडेंसी है, कौन वॉर जीत रहा है, वॉर कभी खत्म नहीं है, वॉर इज ऑन। अभी तक हम फैसले पे नहीं पहुंचे कि किसने जीती और किसने हारी है। यस, फंस सारे गए हैं, जिन्होंने ये समझा था कि 4 दिनों में खत्म हो जाएगी, वो अभी 40 दिनों में भी उनके पास उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। बट एनीवेज, हु कैन गारंटी कि ईरान आगे जाके कोई स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा। हो सकता है कोई ऐसी मिसकैलकुलेशन कर दे कि सारा बना बनाया, वो कहते हैं खेल ही बिगड़ जाए। और के अपने डायनामिक्स होते हैं राना साहब, इसको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। जिधर अच्छी टिपिंग पॉइंट अभी ऑलमोस्ट तकरीबन आया हुआ है जी साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिधर अच्छी एग्जिट विंडो मिले आपको वहां पे कंप्रोमाइज करना होता है। ठीक है, एक कमर्शियल ब्रेक और अभी वापस आते हैं। रियर एडमिरल साहब, मुझे एक बात बताएं, इतनी बड़ी ताकत, सोल सुपर पावर अमेरिका, ठीक है जी, देन वी हैव लाइक इजराइल, वेरी पावरफुल, ठीक है, दोनों की मिलिट्री पावर, और कहाँ पे ईरान, ठीक है। इनको अगर आप देखें, इनका कंपैरिजन किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे जाके बात फंस जाएगी और वो दे विल लेट इट गो, अमेरिका एंड इजराइल विल लेट इट गो एंड will overlook this thing कि जनाब ईरान हैज़ like done so many things, या ईरान इज़ रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है रेड सी के अंदर, चाहे वो हुतीज़ कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, क्योंकि ईरान इज़ गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है, ऑल ओवर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर जहन में रखें, पुट योरसेल्फ इन इजरायली गाइज शूज़, तो वो इसको आराम से दे विल लेट इट गो। देखिए, एक तो जहाँ तक मिलिट्रीज़ की कंपैरिजन है ना, मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका आपको बताता हूँ कि अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री की बहुत पावर है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, ये सब चीज़ें हैं। बट आई वुड अर्ज कि ये 20th सेंचुरी की वॉरफेयर के हिसाब से बड़ी मौजू है, लेकिन 21st सेंचुरी की वॉरफेयर के हिसाब से ये मौजू नहीं है। और इस जंग से पहले अगर आप देखें, ओपन सोर्स पे अवेलेबल है कि पेंटागन में ये बहस चल रही थी कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो 21st सेंचुरी वॉरफेयर के हिसाब से मौजू नहीं है और हमें इसको रिशफल करने की जरूरत। मैं आपको बताता हूँ, आप आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देखिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जंग देखिए, लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर 21st सेंचुरी वॉरफेयर। आपके पास लो कॉस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू थ्रो इट टू योर एनिमी एट फार डिस्टेंसेस, तो कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। ईरान को 47 साल से पता है ये तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है और ये कभी ना कभी गिरेगी, तो ईरान ने इसकी तैयारी की है अपने होम ग्राउंड पे। उसको पता है कि जंग इधर ही आके मेरे पास आएगी, इसीलिए वो प्रॉक्सीज से खेलता रहा कि ये जंग मुझसे दूर रहे, मेरे इलाके से दूर रहे। लेकिन अब जब प्रॉक्सीज खत्म हुई तो ईरान के होम ग्राउंड पे जंग आनी थी, तो उसकी उसने तैयारी की हुई थी। मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, केमिकैज़े बोट्स, रिमोट कंट्रोल बोट्स, माइंस, मिजेट सबमरीन, ये सब वो चीज़ें हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करती, कंट्रीब्यूट करती हैं, और ईरान ने इन्हीं में इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, इसमें ईरान की जो एक लफ्जिश है या लैकिंग है वो है उसका एयर डिफेंस और एयरफोर्स, जिसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर सका वो, इसीलिए इनको उन्होंने मेरे ख्याल में उस जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, ड्रोन्स में कर दिया, तो इनको थॉरोफेयर मिल गया, एयरक्राफ्ट जो है जी उसमें कर दिया, तो ये थॉरोफेयर मिल गया इजराइल और अमेरिका को। मैं समझता हूं कि अगर उनके पास एयर डिफेंस और मॉडर्न एयरफोर्स भी होती तो जो कामयाबी अमेरिका और इजराइल को इस वक्त मिली है उसका सिर्फ 20-30% उनको मिलता, और ईरान कन्वर्सली बहुत डैमेज कर चुका होता, जो ईरान ने अभी भी किया है। तो ईरान इसीलिए खड़ा हुआ है। और देखिए, लो कॉस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप खुद बना रहे हैं, आप उसको रिप्लेनिश करते जा रहे हैं। मतलब पैट्रियट मिसाइल्स जो है या थार्ड मिसाइल जो 65 पर ईयर बनते हैं, ठीक है, और ये आप 3 महीने में 65 बना लेते हैं ड्रोन्स, ठीक।
तो 20,000 का ड्रोन, 4.5 मिलियन का इंटरसेप्टर, ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, एंड देयर इज नो इकोनॉमी एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ यूएस एंड इजराइल। दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली ईरान इज क्रिएटिंग, और इसीलिए ईरान कॉन्फिडेंट है कि मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा, अब आप बात करते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने की। एक मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, ये स्ट्रेटजी चले, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते रहे वहाँ पे अमेरिका के अंदर, चले रैंड कॉरपोरेशन ने उनको सजेस्ट किया होगा अमेरिकन को या व्हाटएवर, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाता, तो उन्होंने सजेस्ट किया होगा जी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है हम लोग, कॉस्ट बेनिफिट अगर हम नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है किसी भी जगह पे इफ़ वी गेट इन्वॉल्व इन एनी कंट्री तो कॉस्ट बड़ी हाई हो जाएगी। और ये डिबेट उधर भी चल रही है, कांग्रेस में भी उनके इश्यूज खड़े हुए हैं, ट्रम्प इज आस्किंग फॉर मोर मनी लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो वो उनको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, टू डोल आउट दैट मनी। सो वो इशू ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, लेकिन इतना अर्सा इंतज़ार क्यों किया अमेरिका ने कि जनाब भी कॉस्ट बेनिफिट नहीं बन रहे हम लोग, और हमारा इक्विपमेंट मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपेंसिव है, और हमारे जो एनिमीज़ हैं लाइक ईरान, उनके पास तो इस तरह हैं चीज़ें कि जनाब वो तो टके से बिक रही है, ठीक है। देखिए, क्यों नहीं किया अमेरिकन लीडरशिप ने जनरली ताकत के जोम में होती है, अच्छा जनरली, और ट्रम्प साहब तो कोई 10-20 गुना ज़्यादा बाकी प्रेसिडेंट से ताकत के जोम में है। ठीक, तो उनको ये है कि जो मेरे पास है, जो इतना इन्वेस्टमेंट मैंने अपने डिफेंस सेक्टर में किया है, इतने मैंने मुआहदे करके दिए हैं, वो सारा मैंने मनी पंप इन किया है अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, तो नाउ इट शुड वर्क, इट शुड ब्रिंग आउट फ्रूट्स। अब यूक्रेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप कंट्रीज़ को अपना इक्विपमेंट दे रहे हैं जो कि साथ साथ बन रहा है, लेकिन उसकी एक बनने की तो फ्रिक्वेंसी है ना, उस फ्रिक्वेंसी को तो अब जाके इंक्रीज़ किया है जब उन्होंने सारी कंपनियों के मालिक को बुलाया और कहा कि जी आप 100% अपनी प्रोफिशेंसी जो है उसको इम्प्रूव करें जी। तो ये अब इनको समझ आई है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज ऑन देयर पार्ट, कि इनको क्यों अब ये प्रैक्टिकली जाके हार्ड वे में ये लेसन उन्होंने लर्न किया है कि जो हमारे पास है वो काम नहीं आ रहा है अगेंस्ट ईरान जैसे कंट्री को। इनका ख्याल ये था कि हम जो कुछ हमारे पास है वो हेल है, इट इज़ ओके टू ब्रिंग हेल टू एनी कंट्री, एंड मतलब ईरान क्या चीज़ है, तो हम 4 दिन की कैंपेन करेंगे। फरीद ज़करिया के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि इट वाज रिवील्ड दैट जब प्लानिंग हो रही थी, द डिफरेंस बिटवीन इजरायली एंड यूएस प्लानर्स वाज कि यूएस कहता था हमने 4 दिन की कैंपेन करनी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इजरायली कहते थे नहीं, हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए, और इसीलिए इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया गया। आज हम 4th वीक में हैं, और कहाँ ईरान है, कहाँ इजराइल है, कहाँ यूएस है, वी कैन मेक आउट क्लियरली। तो बात यह है कि वो जो गलत अंदाजे थे और जो मिसकैलकुलेशंस थी और जो जोम था वो यहाँ पे उस तरह से फिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि तीर निशाने पे नहीं लग पा रहा है इनका। आए तो थे ये एक तीर से 2 शिकार करने, तो ये बेसिकली इशू है। और स्टेट ऑफ होर्मुज या पर्शियन गल्फ, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ईरान की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो उसकी सी में है, ये बाकी एयर का ग्राउंड का वो एक अलग किस्सा है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका को एक थ्रेट दिया है और वो कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आ सकते हो तो आके दिखाओ। बाकी उनको पता है कि वो ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं और वहाँ जो हालात होंगे। ग्राउंड की क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, ब्रूट्स ऑन ग्राउंड अगर ईरान, इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, it's going to be, I think, catastrophic for any invading force on mainland Iran, because वो इतना वास्ट है कि जो टेरेन है, लेकिन पेनिट्रेशन देख ले वहाँ पे कितनी हुई है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस। जी, उससे नहीं फर्क पड़ता। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं, ओपनली आ रहे हैं, तो फिर उनका अपना एक कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव होगा जो उन्होंने अचीव करना होगा। दे विल हैव टू ट्रैवल माइल्स, दे विल हैव टू रीच दैट ऑब्जेक्टिव एंड फाइट देयर। और ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि इट कंज्यूम्स एनी इन्वेडिंग फोर्स, जो आप उसको बूट्स ऑन ग्राउंड को रूल आउट कर वहाँ कर रहा हूँ। लेकिन खार्ग आइलैंड जहाँ की बातचीत हो रही है, मैं उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं कि एक तो पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपने खार्ग आइलैंड पे अटैक करना है और उसको कब्जा करना है तो आप पहले से अनाउंस क्यों कर रहे हैं? आप मतलब ईरान को कह रहे हैं कि तैयारी कर लो उस पर। ईरान इराक वॉर में भी उस पर अटैक हुआ था तो वो कुछ नहीं उसका बिगड़ा था क्योंकि ईरान के डिफेंसेस थे वहाँ, और अब उसने और सब्सटैंशिएट कर दिए हैं। अच्छा, आइलैंड वॉरफेयर में ये होता है ईरान साहब कि आइलैंड वॉरफेयर में आप जा सकते हैं, आप कारपेट बॉम्बिंग करें, जो डिफेंडिंग फोर्स है उसको ख़त्म कर दें और खुद आप वहाँ बैठ सकते हैं, बट देन यू योरसेल्फ बिकम अ सिटिंग डक, बिकॉज जो अब अपोनेंट है उसके पास भी कैपेबिलिटी है आपको अटैक करने की, क्योंकि वो एक 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उससे बाहर तो आप जा नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, तो यू आर अ सिटिंग डक। तो अगर खार्ग आइलैंड पे अमेरिका करता है तो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है कि उनको वहां से एविक्ट कर सके। जनरल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इफ यू फिनिश विद फैसल साहब, ये तो आपने कहा ना जी, व्हाई वेट, दिस अटैक वाज टू हैपन इन जनवरी जी।
ये जनवरी में होना था। इजराइल की कुछ प्रिपरेशंस की वजह से उन्होंने रोका। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये प्लान कर चुके थे ये अटैक करना। आपने फिर देखा होगा तुलसी गबार्ड को साइडलाइन किया गया, उनको उनकी इनपुट्स को साइड पे रखा गया बिकॉज दे बोथ हैड डिसाइडेड कि हमने इस अटैक को करना ही करना है। और फिर इजराइल अभी चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा लंबा हो, वो जब तक कोई गल्फ कंट्रीज को इन्वॉल्व नहीं कर लेगा ना जी 2-3 को, 1-2 को, तो तब तक वो कहेगा कि ये थोड़ा सा इसको चलने दें, इसको आगे चलने दें। और फाइनली मैं कहूंगा कि ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स का बिल्कुल फैसल शाह साहब सही फरमा रहे हैं कि ये टारगेट्स को थोड़े से, पर मार्क रूबियो ने आज थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ये कॉन्टिजेंसी प्लान्स के लिए उनकी लेस लाइकली चांसेस के वो के बूट्स ऑन ग्राउंड हम इसको यूज करें। वो बेसिकली अभी ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है इसमें एक प्रेशर, एक मिलिट्री पोस्टिंग तो जारी रहेगी प्रॉब्ली वहां पे। अभी जो हुतीज का फिर जो रिस्पॉन्स किया है या जो ईरान है हुतीज वाला कार्ड शो किया है, तो दैट विल आल्सो क्रिएट सम अलार्म्स और होपफुली इट विल हेल्प दी टेबल डिस्कशंस के यार दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कार्ड्स अभी तक मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये जो फ्यूचर का फियर होता है इट डज इम्पैक्ट द टॉक्स एज वेल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वैसे साहब हमें एक बात समझाएं, ईरान इज़ वेरी गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है, और ये ईरान हैज़ अ हिस्ट्री, ठीक है, कि वो जनाब प्रॉक्सी वॉर्स खेलता रहा है, बड़ा उससे सक्सेसफुल। इजराइल वांट्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है इजराइल का, और सेम गोस अमेरिका ऑल्सो। दे डोंट वांट प्रॉक्सी वॉर्स एनीवेयर, ठीक है, जो उनको सूट नहीं करती, लेट मी पुट इट दिस वे। सो वो उसको तो नहीं डिस्करेज करते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर जो है ईरान जो है हमास को एक्टिव कर दे, हूतीज़ को एक्टिव कर दे, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे जनरल साहब कह रहे हैं टॉक्स की हद तक प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहा है ईरान, या आप समझते हैं कि ये लंबे अरसे तक ये जारी रहेगी प्रॉक्सी वॉर्स और ये ज़्यादा फैलेंगी? और एक और चीज़ ज़रा बताइएगा, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है कि जी हिट किया गया, ठीक है जी, हिट किया गया, ठीक है, और उसके रीज़न ईरान ये देता है जनाब इसलिए हिट किया गया कि वहाँ पे जनाब बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस हैं या अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, इसलिए हम लोग वहाँ पे हिट कर रहे हैं। लेकिन जो फिगर्स हैं अगर देखे जाए तो सिर्फ 17% जो हैं मिसाइल्स या जो भी हार्डवेयर यूज़ किया जा रहा है स्ट्राइक करने के लिए, वो 17% जनाब हिट होते हैं इसराइल को, और 83% बाकी जो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, वो हिट होते हैं जीसीसी कंट्रीज को। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? व्हाई ईरान इज फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन जीसीसी कंट्रीज, और वो भी सिविलियन इलाकों में ज्यादा हिट हो रहे हैं जीसीसी कंट्रीज में? देखिए रणब, ईरान जो है, ईरान बहुत अरसे से प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल कर रहा है, और आपने देखा कि हूती बहुत अरसे से इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह या इस हमास जो है उनको ईरान सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब 2 अक्टूबर 2023 में जब हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद 2 साल में, गुज़िश्ता 2 साल में यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की जो गौर थी गाजा में और उस जो दीगर अरब ममालिक के ऊपर, उसमें उन्होंने खास तौर पे कोशिश की कि इन ईरान की प्रॉक्सीज को वीकन किया जाए, और वो काफी हद तक वीकन हुई। लेकिन ईरान जो है वो उसको पता है कि उसकी जो सर्वाइवल है वो इस वॉर में उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही इफेक्टिव होगा अगर वॉर लंबी हो जाती है। इसलिए ईरान ने बहुत अच्छे तक, अब गुज़िश्ता चंद माह से, जब से ये एग्रेशन हुई है, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ईरान ने वो वाले अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट नहीं किए। लेकिन अब जिस तरह अभी एडमिरल साहब ने भी कहा कि, और जनरल साहब ने भी, कि अब ईरान वो कार्ड्स शो कर रहा है बड़े क्लियर तरीके से, और आज तो उन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है, जो हूती फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है यमन में, कि वो अटैक करेंगे, और बाबर मंदब के बंद करने की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। तो ईरान अब तमाम वो जो इंटरेस्ट जो हिट करती है इंटरनेशनल इकोनॉमी को, या फ्लो ऑफ कमोडिटीज को, या मिडिल ईस्ट में पीस एंड सिक्योरिटी को, गल्फ कंट्रीज को, अरब वर्ल्ड को, चूंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज हैं, वो करेगा, वो उस हद तक इस्तेमाल था कि जो फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वॉर आए किसी इंटरनेशनल गारंटीज की सूरत में आए। क्योंकि पिछले कंक्लूजन ऑफ वॉर थे, 12 डेज वॉर जब खत्म हुई और सीज फायर हुआ, उसके बाद जब जो थ्रेट है इजराइल की तरफ से या यूएस की तरफ से मौजूद रहा, और इजराइल और यूएस किसी भी वक्त अटैक कर देते हैं दोबारा इराक पर,
तो मेरा ख्याल है जो आप जीसीसी की बात कर रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज को ईरान क्यों ज्यादा हिट कर रहा है, क्योंकि ईरान को ये पता है कि पब्लिक ओपिनियन इवन जीसीसी कंट्रीज में भी उसके फेवर में है। तो वहाँ के जो हुकूमतें हैं, रेजीम है, वो नहीं चाहेंगे कि ईरान के खिलाफ डायरेक्ट जंग में जाएं, या बहुत देर तक वो रेजिस्ट करेंगे ईरान के खिलाफ डायरेक्ट जंग में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी इन कंट्रीज में भी एक मिक्स है पॉपुलेशन का, शिया और सुन्नी का, तो वो उस फॉल्ट लाइन को नहीं एक्सपोज करता। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि ये प्रोसेस पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की कोशिशों से किसी मल्टीलैटरल प्रोसेस। अच्छा चले जनरल साहब, वेरी क्विकली एक बात बताइएगा, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? वी हैव अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, ईरान नेक्स्ट डोर नेबर है, नेगोशिएशंस हम करा रहे हैं, वी आर द मैन, पाकिस्तान इज द मैन, ठीक है, एंड दे आर कंडक्टिंग ऑल दीज नेगोशिएशंस नाउ, दे आर प्लेइंग, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दिस, ठीक है, उसमें इजिप्ट भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन देन अगेन डिफेंस पैक्ट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज? राणा साहब देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, टुडे वी आर द स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर्स। पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है, जो पोजीशंस है, और जो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल स्टैंड्स के ऊपर पाकिस्तान थ्रू आउट खड़ा रहा है। दोनों रेजोल्यूशंस को आपने यूएन में जो हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका को कंडेम किया इनिशियली अटैक के बाद, और फिर ईरान को कंडेम किया गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक के बाद। ये प्रिंसिपल स्टांस है, और पाकिस्तान ने ये प्रिंसिपल अपनी जो कॉपरेशन है विद सऊदी अरेबिया, वो ईरान को अपनी सेंसिटिविटीज से बिल्कुल आगाह किया हुआ है। पाकिस्तान विल सर्व देयर ओन इंटरेस्ट जी, हम बिल्कुल साफ नियति से विद लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड विद द पर्पस हम सपोर्ट कर रहे हैं इस डायलॉग को। हम चाहते हैं क्योंकि ये वॉर फैलेगी तो इजराइल के मकासद पूरे होंगे और उसमें पाकिस्तान को नुकसान है। हिंदू जायनिज्म, जूइश जायनिज्म जब जुड़ेंगे तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान है। इसलिए ये फेक न्यूज और इंडिया जिस तरीके से हमारे ऊपर ईरान का कॉन्टेक्स्ट में अटैक कर रहा है, बट ईरान को भी पाकिस्तान की फ्रेंड्स वही होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जी, ये नहीं होता। आई थिंक प्रिंसिपल स्टांस हैज बीन टोल्ड, पाकिस्तान अपने बेस्ट इंटरेस्ट में फिर उस वक्त डिसीजन लेगा जो शायद फिर पेनफुल हो कुछ लोगों के लिए। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा एडमिन साहब, वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो हम मेच्योर हो चुका है या इट्स जस्ट अ पैक्ट? देखिए, ये हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ, ना पैक्ट है ना ट्रीटी है। अच्छा। और अगर आप एकेडमिकली देखें तो तीनों में डिफरेंस है। एग्रीमेंट जो होता है वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है दो कंट्रीज़ के बीच में कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, बहुत सारी चीज़ों में। ये एग्रीमेंट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। इट इज़ नॉट वेरी सैक्रोसैंक्ट, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। पैक्ट और ट्रीटी जो होते हैं वो बड़े सैक्रोसैंक्ट होते हैं, और उसमें आप देखें नेटो, उसमें ट्रीटी का लफ्ज़ आता है, इसी तरह और बहुत सारे ऐसे हैं। तो एग्रीमेंट जो है वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, नॉट स्टैंडिंग दिस, हमें सऊदी अरब के साथ किसी एग्रीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। और हमने तो इससे पहले भी कहा हुआ है कि सऊदी अरब की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अगर उसको कभी कोई खतरा हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है हमारा स्टांस तो हमेशा से क्लियर है। ये एक आप समझें कि फॉर्मेलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो लिखत पढ़त में आ गई। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर जी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आते जाते मैं सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहूँगा जनाब कि फिर दोबारा रिपीट करूँगा, एडल्ट इन द रूम वॉज चाइना बट नाउ इट्स पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है पिछले कई हफ्तों से, जो कि मेरे ख्याल में 1 या 2 हफ्ते एनालाइज किया गया था इजराइल और अमेरिका की तरफ से कि 1 या 2 हफ्तों में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ईरान वाली, लेकिन वो हुई नहीं। आज चौथा हफ्ता है और अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है। इसके नेगोशिएशंस कल यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहे हैं जनाब। इसमें इजिप्ट भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, और पाकिस्तान, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रिजॉल्व हो जाए, जितनी जल्द हो जाए उतना बेहतर है। बट ऑन द अदर हैंड कौन विन विन सिचुएशन अपने लिए बनाएगा या तीनों पार्टीज अपने लिए विन विन सिचुएशन बनाएंगी, कैसे बनाएंगी, दैट इज़ येट टू बी सीन जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।